अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 2024 इलेक्शन रिजल्ट रिएक्शन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। अब देखिए, आप ये वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि यार गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनी है, फिर मोदी मैजिक ओवर का सवाल क्यों पूछ रहा है ये गधा? पहली बात, गधा बोलने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, ये सवाल जायज है आई थिंक टू एन एक्सटेंट, और इसलिए जायज है क्योंकि इलेक्शन के पहले देखिए बीजेपी ने क्या एक्सपेक्टेशन सेट किए थे। हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। चिट्ठियां लिखते ना खुद ही चले जाओ। अरे ये वाली एक्सपेक्टेशन नहीं यार, लगता है एडिटर यूपी का है। ये वाली एक्सपेक्टेशन पूरा देश कह रहा है अब की बार लक्ष्य 400 पार का है। 400 पार। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें 400 सीट चाहिए। और रिजल्ट क्या आया? As polls were predicting, 289 is the number for the NDA. बीजेपी आप समझिए 245 के आसपास है। The results in Uttar Pradesh are not only surprising but shocking for us. जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। Now the exit polls predicted a major surprise in the state of West Bengal for the ruling Trinamool Congress. The BJP's juggernaut has been stopped in the state. किती स्टॅटिस्टिक्स मी मांडलं असलं तरी जागा कमी आलेल्या आहेत। लेकिन इतने सेटबैक के बाद भी देखिए, गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी, आएगा तो मोदी ही। आएगा तो मोदी ही। लेकिन इवन दो बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक तो है, क्योंकि मोदी अपने करियर में पहली बार खुद सिंपल मेजॉरिटी नहीं बना पाए हैं। और अब बीजेपी की गवर्नमेंट को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। और नीतीश कुमार जी तो डीडीएलजे की काजोल से भी ज्यादा बार पलट चुके हैं। एक हफ्ते पहले ऑल आइज ऑन राफा का ट्रेंड चल रहा था और इस हफ्ते ऑल आइज ऑन नीतीश बाबू का ट्रेंड चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस इलेक्शन के रिजल्ट से जुड़े सबसे बड़े सवालों की। बीजेपी के इस सेटबैक के पीछे क्या फैक्टर्स थे? क्या मोदी मैजिक सही मायने में खत्म हो रहा है? क्या यह डिक्टेटरशिप का प्रोपेगेंडा यूट्यूब का काम कर गया? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट एक्चुअली गिर सकती है कोलिशन पार्टनर्स की वजह से? बीजेपी के बड़े कैंपेन प्रोमिसेस का क्या होगा, जैसे यूसीसी, काशी मथुरा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? मोदी 3.0, मोदी 1.0 और मोदी 2.0 के मुकाबले कैसा दिखेगा? इनके साथ साथ बीजेपी के लिए जो पॉजिटिव्स भी हैं उनको भी देखेंगे। तो इन सब के जवाब इस वीडियो में आपके लिए। शुरू करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, जब भी किसी इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो उससे रिलेटेड मीम्स भी काफी जनरेट होते हैं। देखिए, कुछ समय पहले मोदी जी इंडियन टीम को दिलासा देने गए थे फाइनल के बाद। कुछ लोगों ने मीम बना दिया जिसमें कोहली अब मोदी और शाह को दिलासा दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि भाई राहुल बाबा वो बैक बेंचर हैं जो 40% आने पे जस्ट पास होने के बावजूद भी टॉपर से ज्यादा जोर से सेलिब्रेट करता है। लेकिन राहुल गांधी जी से भी बड़े चैट तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, जिनकी दिल्ली में 0 सीटें आने के बावजूद वो केजरीवाल की भटकती आत्मा को लड्डू खिला रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू सम मीम्स, नीतीश जी ने भी एनडीए ज्वाइन करते ही गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं। इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद कम से कम ये जो डिक्टेटरशिप वाला एंगल है ये तो पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये किस तरह का डिक्टेटर है भैया, जो ईवीएम भी हैक नहीं करवा पाया, न जबरदस्ती इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करके क्लियर मेजॉरिटी भी ले पाया। इस इलेक्शन के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि यूपी के लोग, जिनका लोग भैया भैया बोल के मजाक उड़ाते थे, गंवार गंवार बोल के मजाक उड़ाते थे, वो लोग रातों रात प्रोग्रेसिव हो गए हैं। जिन लोगों को पिछले हफ्ते अंधभक्त, ज़ॉम्बी और फैशिस्ट बोला जाता था, वो अब रातों रात पेट्रियोटिक कॉमन मैन बन गए हैं। और कमाल की बात देखिए भैया कि अब तो जय श्री राम भी हिंदू नेशनलिस्ट वॉर क्राई नहीं रहा। अक्षय कुमार ने वेलकम मूवी में कहा था ना, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, वही हो गया है। अब पानी पूरी बेचने वाले भैया नहीं रहे। और इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपने नोटिस किया ही होगा कि लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है। उसी तरह देखिए, एक कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल करियर के लिए चाहिए गुड लुक्स, बिग मसल्स डोंट हर्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स। आपने आई एम श्योर देखा होगा कि रिसेंटली कितने मैसिव लेऑफ्स हुए हैं। 2-4 नहीं बल्कि मास लेऑफ्स हो रहे हैं और इसका बहुत बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टूल्स का तेजी से ग्रो करना।
आज की डेट में आप बिना अपनी एआई स्किल्स पे वर्क किए सरवाइव ही नहीं कर सकते, फिर चाहे आप टेक रिलेटेड जॉब्स में हो या फिर नॉन टेक फील्ड में जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फ्रीलांसर हो, ऑपरेशंस या फिर फाउंडर ही क्यों ना हो। बिना इन स्किल्स को अपग्रेड किए अब सर्वाइवल बहुत मुश्किल है जॉब मार्केट में। इसीलिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सीईओ हमने ग्रोथ स्कूल की एक 3 घंटे की AI एंड चैट जीपीटी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। वैसे तो ये वर्कशॉप पेड होती है, लेकिन हमारे पहले 1000 सेक्युलर सब्सक्राइबर्स के लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। मैंने पर्सनली ये वर्कशॉप कंप्लीट की है और मुझे अपनी शो की रिसर्च में और शो की राइटिंग में ऑलरेडी बहुत फायदा हुआ है। मैं इस कोर्स को 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। 10 लाख से ज्यादा लोग मेरी तरह ही इस वर्कशॉप को अटेंड करके उसका लाभ पा चुके हैं। इस वर्कशॉप से आप जॉब हंटिंग स्किल्स, रेज्यूमे, ईमेल राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट में कैसे सॉल्व करें इसके स्किल्स, प्रेजेंटेशन के स्किल्स, इवन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इन स्किल्स को इंप्रूव करके आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल के साथ साथ सैलरी हाइक और बेहतर जॉब सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस वीडियो को देखते ही लिंक पर क्लिक करें और अपना फ्री स्लॉट आज की आज ही बुक करें। तो देखिए, आपने इलेक्शन के ब्रेकडाउन पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और उनमें से एक बड़ा निष्कर्ष ये निकला है कि बीजेपी को यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में सबसे बड़ा घाटा हुआ है। इन सारे स्टेट्स में बीजेपी और सारे पोलस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब आपने देखिए सारे रिजल्ट्स तो देख ही लिए होंगे, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इन रिजल्ट्स के पीछे रीजंस क्या हैं। देखिए, कई एनालिस्ट को स्टडी करके हमने कंपाइल किए हैं कि द फॉलोइंग आर द रीजंस कि क्यों बीजेपी ने इस इलेक्शन में 2019 के मुकाबले अंडर परफॉर्म किया है। पहला, कास्ट मैट्रिक्स के गेम में ऑपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी को मात दे दी। लोकल लीडरशिप को इग्नोर करके बुरे कैंडिडेट्स को चुना गया। इस इलेक्शन में आरएसएस ने साइडलाइन फील किया और प्रॉपर्ली कैंपेन नहीं किया बीजेपी के लिए। बीजेपी टॉप लीडरशिप में एक एरोगेंस था कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही भारत के कोने कोने में सारी सीटें जीत जाएंगे हम लोग, कैंडिडेट का फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो डिफेक्टर्स बीजेपी में आए उनमें से मेजॉरिटी डिफेक्टर्स अपनी सीटों पर हार गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अभी तक बीजेपी के लिए काम नहीं कर पा रहा है एज फार एज द मुस्लिम कम्युनिटी इज कंसर्न्ड। एक्सट्रीम मंडल पॉलिटिक्स की जीत हुई है, यानी कास्ट अभी भी भारत में बहुत रेलेवेंट है। एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म की जीत हुई है और लैक ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म का रिजल्ट आज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इन रीजंस को जरा डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो पोलस्टर्स के लिए, बीजेपी के लिए भी इन अ वे सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा था। 2019 में बीजेपी को यहां 80 में से 62 सीट्स मिली थी और आज 2024 में बीजेपी को ऑलमोस्ट आधी सीट मिली है, यानी 33। तो क्या रीजन हो सकता है कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद यूपी में बीजेपी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही? देखिए, पहला रीजन तो है कि समाजवादी पार्टी ने अपने यादव और मुस्लिम बेस को पूरी तरह से कंसोलिडेट करके रखा रहा इस पूरे इलेक्शन में, और उसके साथ ही साथ बीजेपी से नॉन यादव ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वोटर्स को भी खींचने में कामयाब रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में कास्ट मैट्रिक्स को समझना और उस हिसाब से कैंडिडेट्स को चुनना, जो बीजेपी की पिछले 10 साल में स्पेशलिटी हुआ करती थी, उस स्पेशलिटी में सपा ने बीजेपी को मात दे दी। आप देखिए कि यूपी में अखिलेश यादव ने 33 नॉन यादव ओबीसी, 19 शेड्यूल कास्ट और 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया। यह बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे नॉन यादव ओबीसी को भी टिकट दिया गया सपा के द्वारा, क्योंकि सपा को बेसिकली यादव और मुस्लिम पार्टी माना जाता है। इनमें से 14 तो खुद बीएसपी के टॉप एक्स लीडर्स थे, तो बीएसपी के वोट भी खींच लिए। और इस वजह से यूपी की अगर बात करें तो बीएसपी का जो मेजर शेड्यूल कास्ट वोट है वो भी इस बार बीजेपी के बजाय सपा को गया है। साथ ही साथ कुछ अपर कास्ट वोटर्स को भी ये खींचने में कामयाब हो गए हैं। कुछ राजपूत लीडर्स का ये मानना था कि बीजेपी जो है वो राजपूत और कुछ अपर कास्ट कम्युनिटीज को हल्के में ले रही है। अगर यूपी की बात करें तो 2014 में बीजेपी ने 21 क्षत्रिय कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें से 19 जीते थे, पर वही 2024 पोल्स में अराउंड 10 राजपूत कैंडिडेट्स खड़े किए थे और बीजेपी के लीडर जैसे पुरुषोत्तम रूपाला के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से भी कुछ राजपूत कम्युनिटी के लीडर्स नाराज हो गए थे। राजस्थान में बीजेपी 7 ऐसी सीटें हारी है जहां पर राजपूत कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया था। और अगर अयोध्या की बात करें तो यहां पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आपको क्लियरली दिखाई पड़ता है कि राम मंदिर बनवाने के बाद भी आप फैजाबाद में कैसे हार गए। फैजाबाद के लोगों का कहना है कि लल्लू सिंह जो है वो वहां के अच्छे कैंडिडेट नहीं थे। वो बेसिकली उन्होंने काम करना बंद कर दिया था कि भाई मंदिर बन गया, अब काम करने की क्या जरूरत है, मंदिर के नाम पर जीतेंगे और मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। अयोध्या के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर बनवाने
के लिए जो बहुत सारे रोड्स को बड़ा किया गया था, एरिया को क्लीन किया गया था, उसमें बहुत सारी दुकानें तोड़ी गई थी, लेकिन दुकान के मालिकों को एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं किया गया था। तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं कुछ हर्जाना नहीं मिला, 1 रुपया नहीं दिए। और इन सारी रीजंस की वजह से फैजाबाद के लोग भी बीजेपी से थोड़े नाराज चल रहे थे। अगर आप सबका साथ सबका विश्वास वाले थ्योरी को देखें, जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने बहुत आउटरीच किया था मुस्लिम कम्युनिटी को, तो उसमें आप देखिए कि देश में 15 मुस्लिम मेजोरिटी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें से एक सीट पर भी बीजेपी नहीं जीती है। जीतना तो छोड़िए, रनर अप भी नहीं है कहीं पर भी। तो सबका साथ सबका विश्वास अभी तक बीजेपी के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहां पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। प्रॉब्लमैटिक बात एक और रही है कि पंजाब को अगर आप देखें तो वहां पर अमृतपाल सिंह और एक और खालिस्तानी सीटें जीते हैं। अमृतपाल सिंह तो जेल में रह के भी जीत गया इलेक्शन, बताइए। अमृतपाल की तरह ही जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से भी इंजीनियर राशिद नाम के एक बंदे ने इलेक्शन जीता है, जो खुल्लम खुल्ला सेपरेटिस्ट है। इसने तो ओमर अब्दुल्ला को हरा दिया है। तो जो फैक्टर्स हमने इनिशियली बात किए थे, उन फैक्टर्स को देखते हैं। पहला फैक्टर है कि क्या यूट्यूब का बहुत फर्क पड़ा है। वेल, आप अगर ऐसा मानना चाहते तो ठीक है, लेकिन 2019 में तो फर्क नहीं पड़ा था। 2019 में भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी। और अगर आप इन यूट्यूबर्स के डेमोग्राफिक्स को भी देखेंगे तो इनके मेजर ऑडियंसेस जो हैं वो अर्बन सेंटर्स में है, चाहे टियर 1 या टियर 2 हो। इन जगहों पर मोस्टली बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इन्होंने डिक्टेटरशिप का मुद्दा उठाया था, लेकिन डिक्टेटरशिप वाले मुद्दे में लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। बीजेपी को जो सबसे ज्यादा हानि हुई है वो 3 चीजों से हुई है: कास्ट, वेलफेयर और कैंडिडेट्स। कास्ट को अगर आप देखें तो कास्ट मैट्रिक्स में मैंने जैसा बताया कि सपा ने बीजेपी को 2024 में काफी अच्छे से मात दे दी है। ऑपोजिशन ने सक्सेसफुली ऐसा शो किया कि बीजेपी अगर इलेक्शन जीतती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन हटा देंगे। जो संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। इन्होंने इनसे किसी ने पूछा जी 400 सीट क्यों चाहिए? बोले बड़े बड़े काम करने हैं। यहाँ भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर, और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। बीजेपी इसको प्रॉपर तरीके से काउंटर नहीं कर पाई। उसके ऊपर से फैजाबाद के लल्लू सिंह ने एक और कंट्रोवर्शियल रिमार्क दे दिया था कि बीजेपी अगर 2/3 मेजोरिटी में आ गई तो बदल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल कास्ट वोटर को लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे मतलब रिजर्वेशन हटा देंगे। उसके साथ साथ ऑपोजिशन ने यह भी दिखाया कि एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म अभी भी भारत में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। आप मुद्रा, उज्ज्वला, स्किल अप स्कीम जैसे कितने भी स्कीम बनाएं, लेकिन अल्टीमेटली भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे लोग गरीब हैं, जहां अभी भी जॉब्स की प्रॉब्लम है, वहां पर लोगों को उनके पॉकेट में डायरेक्ट पैसे भेजने की स्कीम सबसे सक्सेसफुल साबित हुई है। देखिए, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने ठकाठक प्रॉमिस किया, उनको वोट मिले। 8,500 रुपए महीने के ठकाठक अंदर। वेस्ट बंगाल में औरतों को दीदी ने 1,000 रुपया पर महीना ठकाठक प्रॉमिस किया, उनको वोट मिले। इनफैक्ट बीजेपी को भी अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान मामा है, मामा ने लाडली बहन योजना में औरतों को फ्री में पैसे प्रोवाइड करने शुरू किए। मध्य प्रदेश को क्लीन स्वीप कर लिया बीजेपी ने। क्योंकि आज शाम को ही मैं आपके खाते में लाडली बहना योजना के अंतर्गत सीधे 1,000 रुपया डालूंगा, और फिर हर महीने की 10 तारीख को ये 1,000 रुपया आपके खाते में लगातार आते रहेंगे। तो क्लियरली ये जो एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म वाली स्ट्रेटेजी है, ये ऑपोजिशन की टू एन एक्सटेंट काम कर गई। उसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट्स की। तो गलत चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स के साथ साथ बीजेपी की एरोगेंस की भी बात करनी पड़ेगी थोड़ी। देखिए, बीजेपी के लोगों को ये आइडिया था कि मोदी के नाम पर ही पूरा का पूरा इलेक्शन जीत लिया जाएगा, और ये एरोगेंस देखिए थोड़ा सा तो फेल हुआ है। इन्होंने सोचा था कि भाई हम कोई भी लीडर कहीं से भी खड़ा कर देंगे। इन्होंने हर एक पार्टी से डिफेक्टर्स जमा किए और लोकल बीजेपी या आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बजाय इन डिफेक्टर्स को टिकट दे दिया। और आप देखिए कि ये स्ट्रेटजी काफी बुरी तरह से बैकफायर की है कि बीजेपी ने 110 डिफेक्टर कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, उनमें से 69 हारे हैं, यानी ओवर 60% डिफेक्टर कैंडिडेट्स हारे हैं।
ये दिखाता है कि बीजेपी ने लोकल लीडरशिप को इग्नोर किया, अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया, उनके सजेशंस को इग्नोर किया, क्योंकि वो अपनी पार्टी को ग्रो करने और खुश रखने से ज्यादा ऑपोजिशन को ह्यूमिलिएट करने में इंटरेस्टेड थे। और इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि किस तरह से पोटेंशियली आरएसएस को एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में साइडलाइन किया गया है। आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा जैसे सीनियर लीडर्स ने ऐसा कहा था, जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं। आप अगर देखिए ये बयान तो बेसिकली राहुल गांधी के लेवल का बयान नहीं है। नड्डा साहब ने बेसिकली ऐसा कह दिया कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है, हमको आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। भाई ये तो थोड़ा सा एरोगेंट हो गया ना। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। ये तो वही बॉलीवुड वाले सीन की हालत है कि भाई जिसने तुम्हें खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, इतना बड़ा किया, पैसे मिलने के बाद तुमने उसी को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। और प्रिंट का एक आर्टिकल था जिसमें एक आरएसएस वर्कर ने कहा कि जिस संगठन को हमने पौधे से वृक्ष बनाया वो आज हमें ही तवज्जो नहीं दे रहा है। आरएसएस वर्कर्स कहते हैं कि एक नियर कंप्लीट निग्लेक्ट किया गया है आरएसएस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उत्तर प्रदेश में, जहां पर पार्टी के बाहर से आए हुए डिफेक्टर्स को बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता के ऊपर प्रेफरेंस दिया गया है। कुछ आरएसएस वर्कर्स ने कहा है कि बीजेपी ने हमें मैसेज भेजा है इस इलेक्शन में कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो आके संघ के लीडर से मिले भी नहीं है इलेक्शन के पहले आरएसएस लीडर्स को कंसल्ट किया जाता था जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही होती थी इलेक्शन के समय पे। इस बार वो कंसल्टेशन नहीं किया गया है। इन कारणों की वजह से एटलीस्ट उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में कुछ आरएसएस वर्कर्स ने कहा है कि वो तो कैंपेन करने के लिए ही नहीं गए। उन्होंने भले ही बीजेपी को वोट दिया हो, जनरली आरएसएस बीजेपी साथ में कैंपेन करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो जनरली पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा शायद शक की निगाह से भी देखते हो, लेकिन वो आरएसएस वर्कर्स को फिर देखते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि चलिए आरएसएस ने बोल दिया है तो अब जाकर बीजेपी को वोट कर ही देंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल कमांड को लेनी चाहिए और सारा ब्लेम इस तरह से योगी पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्लियरली लोकल लीडरशिप के आइडियाज को और लोकल लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट इग्नोर किया गया है। उसी तरह एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, जिसका इलेक्शंस पर पार्टी में बुरा इफेक्ट पड़ा। राजस्थान में जाट जो थे वो ऑलरेडी नाराज थे और उनके कैंडिडेट्स को भी बीजेपी ने सीट्स नहीं दी, बावजूद इसके कि कुछ लोकल लीडर्स ने सजेस्ट किया था कि ऐसा करना चाहिए वरना जाट वोटर्स जो है वो बीजेपी से दूर चले जाएंगे। महाराष्ट्र को भी अगर आप देखिए तो माना जाता है कि स्पेशली मुंबई में बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट्स चुने थे जो हाई कमांड को पसंद थे, लेकिन लोकल लीडरशिप जिससे अग्री नहीं करती थी, और ऐसे लोकल लीडर्स को इग्नोर किया गया जो एक्चुअली इलेक्शन जीत सकते थे, जिसकी वजह से उनकी मुंबई में इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है। मेरे हिसाब से एक और बड़ा रीजन है लैक ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। अगर आप कम्युनिस्ट को देखेंगे और लेफ्टिस्टों को देखेंगे तो इलेक्शंस जीतने के बाद या पॉलिटिकली पावर में आने के बाद वो पहला काम ये करते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करते हैं, पर्टिकुलरली एजुकेशन को, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन इज द की टू कंट्रोलिंग पीपल्स माइंड्स एंड चेंजिंग पीपल्स ओपिनियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मकॉले ने 1835 में यही किया था और इंडिपेंडेंट इंडिया में कम्युनिस्ट ने यही किया था। देखिए बीजेपी बहुत समय से बात करती हुई आ रही है कि भाई हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हम हिस्ट्री को फिक्स करेंगे, इंडियन एजुकेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है, बट अल्टीमेटली उन्होंने इनफ एक्शन नहीं लिया है अभी तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भले ही उन्होंने अनाउंस की है लेकिन अभी तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं की है। एटलीस्ट अगर आप हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो उतना कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी पिछले 10 सालों में कि आप एक ऐसे जनरेशन ऑफ इंडियंस को डेवलप करें जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, सोशल स्टडीज के टेक्स्ट बुक्स में हिंदुत्व के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आप बड़े आराम से हिंदुत्व को पूरे भारत में मेन स्ट्रीम कर सकते थे और लोगों के दिमाग में एक्सेप्ट करवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। थैंकफुली थर्ड टर्म में आपके पास अभी भी चांस है। तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि देखिए थर्ड टर्म में क्योंकि कोalition गवर्नमेंट बन रही है तो ये मोदी 3.0 कैसा दिखेगा। पहली बात तो देखिए ऑपोजिशन को इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी चाहिए। इतना उन्होंने रिगिंग का जो झूठ फैलाया है, इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली देखिए मांगेंगे नहीं और ना ही कोई उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, खासकर ऐसे लोग जिनको देश में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की बहुत चिंता है। एक चीज तो देखिए अगले 5 सालों में हो सकती है कि जिस तरह के डिसरप्टिव प्रोटेस्ट आपने देखे थे, चाहे फार्म प्रोटेस्ट हो, चाहे सीए के प्रोटेस्ट हो, वो अगर आपको बड़े प्रोटेस्ट लगे हो तो उससे भी 4-5 गुना बड़े प्रोटेस्ट आप देखने वाले हैं,
देखिए, ऑपोजिशन के मुंह में पहली बार खून लगा है। पहली बार उन्होंने देखा है कि मोदी को जख्मी किया जा सकता है और वो अब पूरी जी जान लगा देंगे मोदी को खत्म करने में, क्योंकि उनको पता है कि जब तक मोदी बचा रहेगा तब तक उनका करियर खतरे में है। और इसीलिए ऑपोजिशन इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ और मीडिया के साथ मिलकर कास्ट सेंसस और जितनी आबादी उतना हक को लेकर पूरे देश में चक्का जाम शुरू होगा। कास्ट, लैंग्वेज और रीजन के नाम पर पूरा जोर लगाया जाएगा लोगों को बांटने का। पूरी कोशिश की जाएगी भारत को और भी डिस्टेबलाइज करने की। इंडिया अलायंस इतने समय से सोच रही थी कि हिंदुत्व को कैसे हराना है। उन्हें एक तरह से फॉर्मूला मिल गया और वो फॉर्मूला है एक्सट्रीम कास्ट पोलराइजेशन। सबको 100% रिजर्वेशन प्रॉमिस कर देंगे, जितनी आबादी उतना हक प्रॉमिस कर देंगे, सभी कास्ट के बीच में दुश्मनी पैदा करना शुरू करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए काशी मथुरा, एनआरसी और पीओके जैसी चीजें जो हैं वो भारत के लोगों को भूल जानी चाहिए। दूसरी बात, मोदी को पहली बार एक कोalition गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी और पार्टनर्स के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। क्या मोदी ये कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, ऑलरेडी जेडीयू के स्पोक्स पर्सन केसी त्यागी ने कह दिया है कि नीतीश बाबू के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाने के बाद वो सरकार से कास्ट सेंसस करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाना चाहते हैं। जेडीयू ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिलाने की मांग रखी है। आपके मन में एक और सवाल ये भी होगा कि क्या जेडीयू और टीडीपी बीजेपी को छोड़कर इंडिया अलायंस ज्वाइन करके इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनवा सकते हैं? देखिए, उसके जवाब में मैं ये कहूंगा, जिस रामायण मूवी में रणबीर कपूर श्री राम बने हैं, उस मूवी की सक्सेस के चांसेस जितने हैं उतने ही चांसेस एनडीए के अलायंस पार्टनर्स का एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस में जाने के हैं। क्योंकि देखिए, अगर इंडिविजुअली टीडीपी या जेडीयू एनडीए को छोड़ के इंडिया अलायंस में जाती है तब भी उनके पास उतनी सीटें नहीं रहेंगी कि वो गवर्नमेंट बना पाएंगे और वो एनडीए की मेजॉरिटी को खत्म भी नहीं कर पाएंगे अकेले। अगर दोनों टीडीपी और जेडीयू छोड़कर चले गए तब भी इंडिया अलायंस के पास 20 सीटों की कमी रहेगी और एनडीए जो है वो इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह से बना लेगा गवर्नमेंट और बेसिकली एक तरह की हंग पार्लियामेंट हो जाएगी, जिसका मतलब कि दोबारा इलेक्शन करने पड़ेंगे। उसके ऊपर से एलजेपी का चिराग पासवान और जनसेना के पवन कल्याण दोनों बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं और इससे क्लियर मैसेज जाता है जेडीयू को और टीडीपी को कि भैया छोड़ना नहीं है ये अलायंस। पर्टिकुलरली टीडीपी इस समय पे पवन कल्याण की जनसेना को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कप्पू कम्युनिटी है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उनका बहुत सारा वोट जनसेना के पास गया है और उस कप्पू कम्युनिटी ने जनसेना की वजह से टीडीपी को वोट दिया है। 2019 में कप्पू कम्युनिटी ने टीडीपी को वोट नहीं दिया था, जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह से टीडीपी हारी थी। तो टीडीपी तो देखिए मुझे नहीं लगता छोड़ के जाएगी। सिमिलरली नीतीश कुमार के पास भी क्या इंसेंटिव है इंडिया अलायंस में जाने का? जो एम्बिशन उनके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एम्बिशन उनका एनडीए में भी पूरा हो सकता है। क्या वहां 15 पार्टियों के साथ जाके भाषण करेंगे? चंद्रबाबू नायडू के लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आंध्र प्रदेश डेवलप हो, अमरावती को जो स्टेट कैपिटल बनाना है उसके लिए लैंड मिले, फंडिंग मिले, वो बीजेपी उनके लिए करवा देगी। इसीलिए जो ब्रॉड पॉलिसीज हैं वो जिस तरह से 2019 में चल रही थी उसी तरह से चलती रहेंगी। जहां तक फॉरेन पॉलिसी है, रशिया के साथ रिलेशन, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, वो भी नहीं बदलेगा। इकोनॉमिकली भी अगर आप देखें तो टीडीपी और बीजेपी डिसएग्री नहीं करते और जेडीयू भी आइडियोलॉजिकली इतना रिजिड नहीं है इकोनॉमिकली, एज लॉन्ग एज बिहार को पैसे मिलते रहे। इकोनॉमी के एंगल से अगर आप देखें भी तो अगर आप लोग ये चिंता कर रहे हो कि भाई कोalition में क्या बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे, तो अगर आप इंडियन हिस्ट्री को भी देखेंगे तो कोalition गवर्नमेंट से कई बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने इंडियन इकोनॉमी को कोalition गवर्नमेंट के साथ लिबरलाइज किया था। इसी दौर में इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बना था। 1996 से 1997 में सिर्फ 10 महीनों की कोalition गवर्नमेंट में पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज के रेट्स को कम किया था। एनडीए की कोalition ने 1999 से 2004 के बीच में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट लॉ लाया था। लॉस मेकिंग पीएसयूज में डिसइन्वेस्टमेंट भी किया था। तो ऐसी बात नहीं है कि कोalition गवर्नमेंट्स बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास नहीं कर सकती। तो देखिए, क्या यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के लिए नेगेटिव्स हैं? क्या इस रिजल्ट का ये मतलब हुआ कि भाई मोदी मैजिक बेसिकली खत्म हो गया? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी के पास अंडर परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी 240 सीटें आई हैं, जो कि पूरी इंडिया अलायंस कंबाइंड से भी ज्यादा है। यानी नेशनली मोदी जी से लोग प्यार अभी भी करते हैं और रिसेंटली कुछ इंडिपेंडेंट्स को जोड़ के जो एनडीए की अलायंस है वो 300 सीट पार भी जा चुकी है। ब्रॉड पॉलिसी लेवल पर एनडीए के पार्टनर्स में अग्रीमेंट भी है। इसका मतलब देश की ग्रोथ एटलीस्ट इकोनॉमिकली इसी तरह से बढ़ती रहनी चाहिए। और पॉजिटिव्स भी ये हैं कि भले ही इस इलेक्शन में तमिलनाडु में कोई भी सीट नहीं मिली हो, लेकिन बीजेपी ने अपना वोट शेयर 10 से 11% तक कर दिया है तमिलनाडु में, जो कि 2019 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 या 4 गुना ज्यादा है। केरला में भी बीजेपी ने अपना वोट शेयर इंक्रीज किया है और
बीजेपी ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार केरला में लोकसभा की सीट जीती है। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। इन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ा पंजाब में, और भले ही कोई सीट नहीं जीती हो, लेकिन इन्होंने अपना वोट शेयर पंजाब में डबल किया है पिछली बार से। 2019 में इनका वोट शेयर 6.6% था और इस इलेक्शन में इनका ऑलमोस्ट 20% था। इनफैक्ट बीजेपी का वोट शेयर इतना बढ़ा है कि अकाली दल से भी 5% ज्यादा वोट शेयर मिला है बीजेपी को पंजाब में। तो यार एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और सर का यही मुद्दा है कि इस बार जो एक बीजेपी के जो एक मतलब लीडर है ना, कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा उनमें खामियां देखने को मिली है, या उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, अब देखें कि एक जब इलेक्शन आया है ना, तो कैंपेन की बात की जाए ना, तो पीएम मोदी अब देख लें कि उन्होंने पता नहीं कितने सारे इंटरव्यू दे दिए हैं। हर कोई न्यूज़ चैनल आ रहा है, उनके साथ एक एक घंटा 2-2 घंटे वो बिता रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो एक वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। जितनी एफर्ट पीएम मोदी ने की है, इतनी एफर्ट अगर एक एक बंदा करता बीजेपी का जो मिनिस्टर से, या हर जगह पर अपना एक पूरा रोब जमाते, तो कोई शक नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा सीट्स आ सकती थी। लेकिन ये कि वही उनकी मिस्टेक हुई कि पीएम मोदी का नाम है और उसी नाम पर ही हम जीत जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ना एक खामियां थी, जिसकी वजह से एक काफ़ी लॉस तो हुआ है। लेकिन ये कि अब गवर्नमेंट बन गया है तो टूटने वाला तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना, ये बस अब लोग बोलते रहेंगे ऐसा नहीं। वाकई सही बात है भाई, एक बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखो ना, एक पढ़े लिखे बंदे में काफ़ी एक फ़र्क आ जाता है। अब ठीक आप अयोध्या की मिसाल देख लें कि वो जो मतलब कि कैंडिडेट है उन्होंने उधर खड़ा किया हुआ था, तो वो एक हल्के में ले रहा था कि ठीक है कि राम मंदिर बना हुआ है और पीएम मोदी के नाम से हम ज़रूर जीत जाएंगे, इधर से कुछ भी अगर नाम भी काम करे, क्योंकि इलेक्शन के डे में भाई एक कैंपेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। एक लोगों को उम्मीद, एक हौसला देना पड़ता है कि हम आपके साथ हैं, आपकी जो भी एक उम्मीदें होंगी हम उस पर एक पूरा उतरेंगे। लेकिन अब देखो ना, जब लोगों ने देखा कि यार ये बंदा नहीं, एक कैंडिडेट ही नहीं ठीक है, अगर हम इसको मतलब कि अगर एक इलेक्शन जितवा भी देते हैं तो कल भी एक मतलब कि एक लेजी रहेगा और यही मतलब कि काम वगैरह नहीं करेगा, तो इंडिया में ये चीज़ नहीं चलती। उधर भाई आपको एक परफॉर्मेंस देनी पड़ती है और परफॉर्मेंस पर भी आपको एक वोट एक मतलब कि देना पड़ता है। अब सही बात है, एक 400 पार अगर हो जाता तो काफ़ी ना एक बड़े बड़े एक चैलेंज थे एक बीजेपी के लिए। सबसे बड़ा एक मतलब कि एक पीओके का था, एक काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन होने थे एक कंट्रियों को लेकर के, कैसे एक रिलेशन उनके साथ जोड़ने हैं। अब हम भी काफ़ी खुश थे कि यार एक 400 पार होगी, एक थोड़ा सा ना एक पीओके वाला सीन होगा, क्योंकि एक इधर से कुछ हमारे भी एक बंदे एक्सपोज होंगे जो कि अभी तक भी एक कश्मीर पर अपना खा रहे हैं, और एक लोगों को एक झूठा दिलासा और एक मतलब कि ना चीज़ें होने वालों के पीछे एक हम दौड़ते फिरते हैं। तो वो चीज़ एक हमारी भी एक उम्मीद टूट गई है, लेकिन कुछ नहीं है अभी ना, थोड़ा सा होगा सीन, लेकिन अभी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक जो है ना वो 2/3 मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन बहरहाल देखो ना, एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये चीज़ एक मुमकिन नहीं हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा यही है कि भाई एक लोगों ने, या जो एक नीचे एक नेता थे ना, उन्होंने ज़ोर नहीं लगाया, हर एक रिलैक्स हो गया। लेकिन ये कि एक अपोजिशन ने 2-3 चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट की, उसके ऊपर उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, और उस वजह से उनको जो है ना वो मतलब वोट एक पड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा काम यही था कि एक जो ये आइन बदलने लगे हैं, संविधान बदलने लगे हैं ना, ये एक इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि पता नहीं एक लीडर एक और, लेकिन जो नीचे होते हैं ना भाई, वो थोड़ा सा एक जज्बात में आके बहुत सारी ऐसी बातें कर जाती है जिसका जो है ना वो पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन एक इलेक्शन डेज में वो चीज़ें कवर अप करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हर एक बिजी होता है। लेकिन उसके बावजूद यार एक जो है ना वो एक डायरेक्ट पैसा जो है ना वो जो एक दिया गया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक अचानक की गई, एक ईवीएम मशीन वाला जो सीन हुआ है वो मतलब बहुत एक लोग यही थे, डिक्टेटरशिप वाला जो सीन हुआ है, ये चीज़ें जो है ना वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा असर ज़रूर रखा है। लेकिन नेक्स्ट या आगे जो एक कोई भी एक इलेक्शन आता है ना, तो कम से कम ये चीज़ें लोगों के जहन से निकल जाएंगी कि भाई इस तरह का कोई सीन नहीं, जो हम डरे हुए थे ना वो चीज़ यहाँ पे मुमकिन नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी और हम इस चीज़ को जो है ना वो एक कैरी किए हुए हैं। लेकिन देखो ना, एक
यार गलतियाँ होती हैं, नो डाउट। एक इंसान है, एक वो तो एक पूरे भाई एक बहुत बड़ी पार्टी है इंडिया की, जिसमें ज़ाहिर बात है ऊंच नीच भी हुई है, लेकिन अब उसको मुझे लगता है कि एक बहुत तेज़ी के साथ कवर अप किया जाएगा, और एक जो अब बैकअप होगा या मतलब एक दोबारा एक उभरेगा ना सीन, तो वो एक भाई एक अनकंट्रोल होगा, ये चीज़ होगी। बाकी अब बेस्ट ऑफ लक, एक हुकूमत मिल गई है, ताकत हाथ में है, ये नहीं कह सकते कि कोई एक बड़ा फैसला नहीं हो सकता। बहुत सारे मुल्क के लिए फ़ैसले अभी भी जो ना उनके हाथ में वो कर सकते। बाकी जो साथ एक अलायंस जुड़ा है वो मज़ा तो नहीं आता, एक अपनी मेजोरिटी हो तो थोड़ा सा और सीन होता, लेकिन ज़ाहिर बात है उन्होंने भी अपनी डिमांड्स रखनी है, अपने जहाँ पे वो जीते हैं, तो उस हवाले से कुछ कंप्रोमाइज़ तो भाई फिर करना पड़ता है, जिस वजह से एक फ़ैसले करने में थोड़ी सी दुश्वारी तो ज़रूर होती है भाई। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।